हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन में आज अपन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। डेट है आज की 1 सितंबर 2020। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है, ये है मेजरिंग पेन। अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जीडीपी ग्रोथ है उसको कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाया गया है। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो अपन यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अभी जो डेटा है उसमें ये बताया गया है कि जो फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है, 2020-21 इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें जीडीपी ग्रोथ है वो 23.9% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो दिखा गया है वो कोविड-19 की वजह से, जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया नेशन वाइड, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल हॉल्ट पे चली गई और वो अब रिवाइवल की तरफ जा भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो रुक चुकी हैं। इससे रिलेटेड अपन आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि जहां जून में एक रिकवरी की स्पाइक दिखाई दे रही थी, वो अब प्लेट्यूइंग हो रही है, मतलब वो रुक चुकी है। बढ़ती बढ़ती अब यूं रुक चुकी है ग्रोथ, अगर देखें इंडिया की, तो वो एक कंसर्निंग फैक्टर है। और साथ में अगर इस डेटा को देखिए तो ये डेटा केवल जो रजिस्टर्ड कॉरपोरेट सेक्टर है ना, उन्हीं पे बेस्ड ये डेटा रिवील किया गया है। अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी को और मेंशन किया जाए, जैसे कि अपने को पता है कि इंडिया में और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अगर देखें तो वो 85% एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसको कहीं ना कहीं एक तरीके से जब ये जो डेटा कलेक्शन होता है या कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है, तो वहाँ पर उनको इतने ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता। अगर वो दिया जाए तो और भी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन एक्सपोज हो सकती है। हाँ, ये बात ठीक है कि एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसने ग्रोथ रजिस्टर की है। वो कितनी की है? 3.4%। देखो, ये डेटा क्वार्टरली है तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ, पोस्ट कोविड-19 अपन जब भी कोई ट्रेंड के बारे में लिखें, कहीं पे कोई ट्रेंड समझने की ज़रूरत पड़े अपने को एग्ज़ाम में, तो ये डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर क्वार्टर में हर क्वार्टर में डेटास तो चेंज होते रहेंगे। और लॉन्ग टर्म में अगर देखें, एनुअल एक फाइनेंशियल ईयर या 4-5 साल की बात करें, तब जाकर के कोई एग्जाम के हिसाब से वो इंपॉर्टेंट हो पाता है डेटा। यहाँ पर अपने को क्रक्स समझना है। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको लॉकडाउन में थोड़ा फ्री दिया हुआ था, फ्री स्पेस दिया हुआ था कि भाई आप अपने हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर लो, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करो। तो इस वजह से एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं ग्रोथ रजिस्टर की गई है 3.4% की। दूसरा रीज़न क्या था कि रबी जो क्रॉप थी उसमें भी प्रोडक्शन अच्छा हुआ, मॉनसून अच्छा है, तो अभी सोविंग जो हुई है खरीफ क्रॉप की, वो भी अच्छी रही है। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर में तो 3.4% का ग्रोथ देखा गया है, जबकि इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉलैप्स देखा गया 39.3% का, जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो लगभग 50.3% तक कॉलैप्स हो चुकी हैं। ये केवल फॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन्हीं के बारे में बात हो रही है, इनफॉर्मल इकोनॉमी नहीं इंक्लूडेड है इसमें। सर्विस सेक्टर है वो भी कॉलैप्स किया है 47% से, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिक्लाइन कर गई हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आर्टिकल में यही बताया जाता है कि फाइनल जो ऑप्शन बचता है वो है गवर्नमेंट लेड जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया जाए, जो कि अपन ने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें डिमांड एंड सप्लाई वाली बात हुई थी बैंकों से रिलेटेड। उसमें भी गवर्नमेंट ही एक लास्ट ऑप्शन बच रही है, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर से रिवाइव हो सके, और रिवाइवल के बाद में फिर जो एक साइकिल जो होता है डिमांड एंड सप्लाई का, वो अपने आप प्रॉपर ट्रैक पे आ पाए। ओके, फिर ये नीचे वाला ये आर्टिकल अपना ये खत्म होता है। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे ये देखोगे, मिस्टर भूषण्स फाइन, ये आर्टिकल अपन ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि एक मौका फिर से था कि प्रशांत भूषण अगर रिव्यू पिटिशन प्रॉपरली डालते तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर जो ब्लॉट लग गया, जो दब्बा लगा है, या फिर जो जुडिशरी की फंक्शनिंग के ऊपर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेकर एडामेंट हो रही है, तो उनको यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो वो चीज़ अपन ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, जुडिशरी क्या कर सकती है। बाकी तो पर्सनल चीज़ें ज़्यादा उठाई गई है प्रशांत भूषण से रिलेटेड। ओके, थर्ड आर्टिकल ये नीचे जो है वो अभी यूएस में जो डेथ हुई है, वो थे ना एक्टर चैडविक करके, कैंसर की वजह से, उनसे रिलेटेड हो, तो वो अपने लिए काम का नहीं है। फिर ये इधर है भारत रत्न
जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो रिसेंटली प्रेसिडेंट हैं, उनका देहांत हुआ है, तो उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसमें आर्टिकल में मेनली उनको एक बैकबोन बताया है कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। दूसरा, उनकी खुद की पर्सनालिटी कल्ट क्या रही, उन्होंने क्या काम किए। इंदिरा गांधी कैबिनेट जो था 1980s में, उसमें नंबर 2 पे आते थे वो कैबिनेट में, ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने क्या क्या रोल प्ले किया। 2007 में वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे, पर सोनिया गांधी ने डिक्लाइन कर दिया। फिर 2012 में फिर वो बने प्रेसिडेंट। तो ऐसे करके उनकी पर्सनल चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं और उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा मैंशनड है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट मुझे निकलते हुए दिखाई नहीं दिए, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। थर्ड आर्टिकल इज़ अबाउट हिज डीप बो। जैसे कि शिंजो अबे, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इल हेल्थ के चलते, हेल्थ के ठीक ना चलते हैं, अपने आप को प्राइम मिनिस्टरशिप से विड्रॉ कर लिया। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। इस आर्टिकल का बेसिक जो था, थोड़ा बहुत आइडिया अपन ने कल डिस्कस किया था, अब थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे क्रक्स निकाल के आपके सामने स्क्रीन पर है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखो, शिंजो अबे जापान के सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक एक प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट पे रहने वाले इकलौते बंदे रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, इनका टारगेट था जापान के अंदर जो इकोनॉमिक इश्यूज थे, उन इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना। उन इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इन्होंने ये बोला था कि ग्लोबल सप्लाई चेन में जापान का अच्छा रोल प्ले होगा। दूसरा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आएंगे। तीसरा, लेबर रिफॉर्म्स लेके आएंगे। पर दो उन्होंने अपने जो पूरे सेशन थे, अभी जो ये करंट सेशन जो उनका पीरियड चल रहा था वो 2012 से कंटिन्यू था, ठीक है। चुनाव भी हुए बीच में, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी है जापान में। तो 2012 से लेके 2020 तक 8 साल के उनके टेन्योर में जापान ने बहुत से क्राइसिस देखे, जो कि शिंजो अबे ने जो प्रोमिसेस किए थे उनके जस्ट कन्वर्स रिजल्ट मिले। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनका एक जो इशू था, या एक जो उनको क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था लोकल लेवल पे, पर उनका जो एक पर्सनालिटी कल्ट था जिसमें उन्होंने बहुत से कदम उठाए, जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल पे एक जापान को इकोनॉमिक जाइंट से पॉलिटिकल जाइंट, पॉलिटिकल पावर की तरफ ले जाना। दूसरी तरफ जो चाइना अपने आप को असर्ट कर रहा था ईस्ट चाइना सी में, वहाँ पर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और दूसरा, जो अपना मिलिट्री और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव जो था जापान का, उसको रिव्यू किया शिंजो अबे ने कि अब यूएसए के बेस पे हम नहीं चल सकते। देखो, जापान और साउथ कोरिया जो हैं वो कहीं ना कहीं जब चाइना को और नॉर्थ कोरिया को कंटेन करने के लिए हमेशा यूएस ओरिएंटेड रहते हैं। तो अभी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में कुछ इंस्टेबिलिटी आने लग गई थी इनके रिलेशनशिप में। तो उस बात को देखते हुए जापान में भी जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हैं, इन्होंने भी अपना एक रीओरिएंट करना शुरू कर दिया इंडो पैसिफिक रीजन का, जब से ये आइडिया आना शुरू हुआ। साथ में जैसे ही यूएसए ने अपने आप को, जैसे कि ओबामा जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तब टीपीपी एग्रीमेंट साइन हुआ था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वाला। उसमें से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए 2017 में, तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया यूएसए को। तो विड्रॉ जैसे ही किया, तो उसके बाद में उस टीपीपी को, फिर इस पैसिफिक एग्रीमेंट को नाम दे दिया गया सीपीटीपीपी, ठीक है। एक तो ये एग्रीमेंट साइन किया, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूव की जा सके जापान में। दूसरा, इन्होंने अटलांटिक ट्रीटी साइन की, अटलांटिक एग्रीमेंट, जिसमें जापान ईयू इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था। तीसरा, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस एक ट्राइलेटरल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। तो इस तरीके से इन्होंने मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स बहुत सारे किए, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें जापान के स्टेक्स इंक्रीज किए जा सकें। ऐसे ही अबेनॉमिक्स करके इन्होंने अपने खुद के एक इनिशिएटिव लेके आए थे कि कैसे भी करके इकोनॉमिक रिवाइवल को देखा जा सके। देखो, प्रीवियस अगर ट्रेंड देखें, अब तो चलो कोविड-19 की वजह से मैक्सिमम इकोनॉमिक्स कोलैप्स के कगार पर हैं, जैसे कि कल अपन ने आत्मनिर्भर चाइना के बारे में बात की थी। तो अगर देखें पिछले 2 साल से पहले का ट्रेंड देखें, तो वहाँ पर क्वेश्चन आ भी रहे थे यूपीएससी में और जनरल जो पीएससी एग्जाम्स थे उनमें, कि भाई जो ये वेस्टर्न जो इकोनॉमीज़ है वहाँ पर एक तरीके से ब्रेक सा लग गया है। सब प्राइम क्राइसिस जो 2007-8 में आए थे, उसके बाद में वहाँ पे बिल्कुल ब्रेक सा लग गया है, वो रिवाइव ही नहीं कर पा रही हैं। तो रिवाइवल के लिए ये जो लीडर्स जो थे, फॉर एग्जाम्पल ओबामा की बात करें उस टाइम पे, 2007-8 के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, अभी करंट नहीं। ऐसे ही आप जापान में बात करोगे तो शिंजो अबे, ऐसे ही वेस्टर्न यूरोप की बात करो, फ्रांस की बात कर लो, जर्मनी की बात कर लो जहाँ पे एंजेला मर्केल है, या फिर वो क्या बोलते हैं यूके की बात कर लो, तो इन सारे कंट्रीज़ में एक ब्रेक सा लग गया इकोनॉमी पे, वो रिवाइवल ही नहीं कर पाई। और उस टाइम पे चाइना ने अपने आप को असर्ट किया। तो कहने का मतलब
एक इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बैंकों ने एक जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देना तक शुरू कर दिया था। तो ये भी आइडिया जापान में इंप्लीमेंट करने के लिए शिंजो अबे ने कोशिश की थी। वो बात अलग है कि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे पैसा उधार लेने के लिए। इस वजह से इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ना कहीं बहुत बुरी होती चली गई, और साथ में अब ये कोविड-19 ने आकर के पूरा खेल ही बिगाड़ दिया जो एक टारगेट लेके चल रहे थे। अब चाहे वो अबेनॉमिक्स हो चाहे मोदीनॉमिक्स हो, ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स ने जो एक एस्पिरेशन या फिर एक जो एम्बिशियस गोल रखे थे, टारगेट्स रखे थे इकोनॉमीज को रिवाइव करने के, उनको टर्म दी जाती है अबेनॉमिक्स एंड मोदीनॉमिक्स। अगर इंडिया की बात की जाए तो मोदीनॉमिक्स हो गया, जापान की बात की जाए तो अबेनॉमिक्स। इसी तरीके से अगर जापान और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस को देखें तो अभी तक के पूरे, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है 1947 से अब तक, तब तक के सबसे बेस्ट रिलेशंस चल रहे हैं इंडिया और जापान के, जहां पर जापान ने 3.5 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने की बात की है इंडिया में, जिससे कि इंडिया को एक रिवाइव, एक कहते हैं ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ट्रैक पे ले जाया जा सके। साथ में इंडिया ने इस चीज़ को अपनी तरफ से भी रेसिप्रोकेट किया है, जापान प्लस करके एक इनिशिएटिव लिया। उसमें क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वहाँ पर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन करके एक ऑफिस स्टैब्लिश कर दिया जापान प्लस नाम से। क्यों? क्योंकि अगर जापानीज कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिल्ली में जाके जापान प्लस जो सेगमेंट है इसके अंडर में जो ऑफिस बनाया गया, वहां पर जाकर वो अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवा सकते हैं। तो ऐसे करके जापान ने एक तरफ इन्वेस्टमेंट का वो कॉन्फिडेंस दिया इंडिया को, तो दूसरी तरफ इंडिया ने जापानीज कंपनी को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की बात की। ऐसे ही जापान और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट जिसका नाम है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट, ये आप याद ही रखना कि ACSA ये एग्रीमेंट कौन से कंट्री के रेफरेंस में है, तो ऑप्शन में आ जाएगा जापान इंडिया। ध्यान रखना, अपने को प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो एक्विजिशन और क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट ये जो था, ये भी एक तरीके से आप बहुत अच्छे मतलब एडवांस लेवल तक पहुंच गया था दोनों लीडर्स के बीच में, क्योंकि टारगेट क्या था दोनों का, अल्टीमेटली चाइना जो इनका कॉमन एक हॉस्टाइल एनिमी है उसको कंटेन करना। तो इसी चीज़ का आइडिया देखते हुए शिंजो अबे ने क्वेड का आइडिया भी दिया, और क्वेड जो है यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं, अब चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, क्वेड ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा एटलीस्ट दिसंबर 2021 तक, क्योंकि तब जब तक चाइना का टेंशन या चाइना अपने आप को एग्रेसिवली असर्ट करेगा तब तक ये इसकी रेलेवेंस बनी रहेगी क्वेड ग्रुप की। ऐसे ही ईस्ट चाइना सी में सेंकाकू आइलैंड है, वहां पर देखने वाली बात है कि अब चाइना जो है शिंजो अबे के हटने के बाद में क्या अपना एटीट्यूड अपनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इंडिया के सामने भी सवाल तो है कि शिंजो अबे के बाद में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किस तरीके की आइडियोलॉजी करेंगे, बट ये चीज़ कही जा सकती है कि जो इंटरेस्ट कन्वर्जेंस है दोनों कंट्रीज़ के वो कंटिन्यू बने रहेंगे, तो ज़्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो ये आर्टिकल अपना खत्म हो गया। तो इस वाले पेज में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो अपन ने यहीं पे डिस्कस कर लिए हैं, बाकी और मुझे लगता नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगे तो आप पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर। अब ये 3 आर्टिकल अपन देखेंगे। अ डिफरेंट व्यू ऑफ वर्ल्ड, सी राजा मोहन का है। ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, NRC के बारे में है ये, और दूसरी तरफ है ये एड्रेस द ट्रस्ट डेफिसिट, जो एनवायरमेंटल जो लॉज हैं उनको लेकर के जो कम्युनिटी और इंडस्ट्री के बीच में डिस्ट्रस्ट का एक सेगमेंट चलता रह रहा है, रेगुलेटरी जो बॉडीज हैं उनकी इनइफेक्टिवनेस की वजह से, उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के अंडर में। तो ये आर्टिकल अपन 3 डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज ऑल अबाउट अ डिफरेंट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड को एक अलग नजरिए से देखने की बात करेंगे, सी राजा मोहन। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आज के लगभग, आज सितंबर हो गया स्टार्ट, 1 सितंबर है, तो आज के लगभग 100 साल पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का टारगेट ये था कि जो टेंशन थी, एक तरफ तो ग्लोबलिज्म, एक तरफ थी लोकलिज्म, इन दोनों के बीच में जो टेंशन थी उसको इंसाइट करना, उसको देखना, जो कि बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, और अभी भी कहीं ना कहीं आर्टिकल अपन डिस्कस करते हैं तो एक तरफ ग्लोबलिज्म और दूसरी तरफ लोकलिज्म होती रहती है। अगर करंट डेवलपमेंट्स को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं इस इनएविटेबल क्लैश को रिवील करता रहता है, जिसमें एक तरफ तो ग्रैंडॉइज इंटरनेशनलिज्म की बात होती है, दूसरी तरफ इंट्रैक्टेबल नेशनलिज्म की बात होती है, कि एक तो लोकल और एक ग्लोबल, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। अगर दिल्ली के डिसीजन की बात करें तो जो अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली थी, उससे दिल्ली ने खुद को पुल आउट कर लिया, बाहर निकाल लिया है, जो कि
कहीं ना कहीं जो यूरेशियन यूनिटी का एस्पिरेशन लेके चल रहा था संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई देता है। जहां पर ये जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये यूरेशियन यूनिटी को एस्पायर करता है, उस केस में आज इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में, इनकी जो कॉन्ट्राडिक्शन है जिसमें शार्पनिंग आए जा रही है टाइम के साथ में, वो जियोपॉलिटिकल इस पर्टिकुलर सेगमेंट जियोपॉलिटिकल स्पेस में भी अपना इंपैक्ट दिखाए बिना नहीं रह रही है। पहला। दूसरा इश्यूज जो अभी करंट आ रहे हैं निकल के, उसकी बात कर रहे हैं। किसके सेगमेंट क्या अपना, एक तरफ ग्लोबल एक तरफ है नेशनल, ठीक है। तो पहला इशू। दूसरा, टर्किश प्रेसिडेंट जो रेसेप तैयप अर्दोन है वो मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। उनको भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है अरब रूलर्स का, यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट, इनका सबका मिलकर के, क्योंकि इनको पता है कि किस तरीके से ऑटोमन इंपीरियल रूल ने इन लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज की थी। इसके बारे में जब अपन ने पाकिस्तान से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया था अपन ने 29 अक्टूबर को, आई गेस सैटरडे को, तो उसमें भी अपन ने देखा था कि किस तरीके से अरब रूलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो एक असर्शन है टर्किश जो लीडर है ये अर्दोन, इनको लेकर के। तीसरा जो रीजन है वो एक तरफ तो ग्लोबलिज्म की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से अमेरिका फर्स्ट नेशनलिज्म का इशू आ रहा है। तो ऐसे करके ये तीन जो पॉइंट है ये आज वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहे हैं। आज अगर अमेरिका में इलेक्शंस की बात भी की जाए तो वहां पर ट्रंप इस बात को लेकर के ही भारी पड़ रहे हैं कि भाई हमें हमारी खुद की ध्यान रखने की जरूरत है, हमें ग्लोबल लीडरशिप की जरूरत नहीं है। जबकि डेमोक्रेटिक लीडर जो हैं जो बाइडेन, वो इस चीज पे ही अपने आप को वीक पा रहे हैं कि अमेरिका को जो है उसकी ग्लोबल लीडरशिप फिर से रिस्टोर करनी चाहिए। तो यहां पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं इन इलेक्शंस में भी देखा जा रहा है। आगे अगर देखें तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपन ने बात की रशिया वाली, ठीक है, आज की जो आर्टिकल की शुरुआत में कही थी ना 100 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब उस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी सेंचुरी अगो, 100 साल पहले, जो कि अर्ली सितंबर 1920 में हुई थी, उसमें जो न्यू रेवोल्यूशनरी रशिया था वो अपने आप को एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल फॉर्म के तौर पे असर्ट करने की कोशिश कर रहा था। और उसको बोला गया था क्या, उस ग्रुप को, पूरी एक रशिया की जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था उसको कमिंटर्न बोला जाता था। क्या था? कमिंटर्न। तो मॉस्को का ये जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी बाकू, जो कि अजरबैजान की कैपिटल है आज। उस टाइम पे तो यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया का पूरा एम्पायर हुआ करता था। तो इस कांग्रेस का टारगेट था कि पीपल ऑफ द ईस्ट, ईस्ट के लोगों को हमें किस तरीके से रिवाइवल देना है, एशिया में कैसे रेवोल्यूशन लेके आए जिससे कि जो प्रॉब्लम यूरोपियंस ने की है इस पूरे टाइम में, जितने टाइम में उन्होंने अपना खुद का एक जो सुपर नेशनलिज्म, लोगों को कॉलोनाइज किया, लोगों को गुलाम बनाया, इसकी वजह से जो एशिया में जो डिजास्टर आया है, जो समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन सारी चीजों से बाहर निकालना है, रेवोल्यूशनाइज करना है एशिया को। पर ये जो एक टारगेट किया हुआ था कि एशिया को हम रिवाइव करेंगे, एक तरीके से रेवोल्यूशन के थ्रू लेके जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम का सामना करता हुआ दिखाई दिया। ये बात ठीक है कि बाकू कांग्रेस जो थी वो ईस्ट को एज अ होल ट्रीट कर रही थी कि यूरोप से जो भी ईस्ट वाला रीजन है उसको सबको इंटीग्रेट करके वहां पर रिवाइवल किया जाएगा। फोकस था मेनली मुस्लिम पॉपुलेशन पे, जो कि रशिया के आसपास में कहीं ना कहीं कन्फाइंड था। अब वहां पर इस कांग्रेस के जो हेड थे, इस कमिंटर्न के जो हेड थे, उनका नाम था ग्रिगोरी जिनोवेव, ठीक है, ग्रिगोरी जिनोवेव। उन्होंने लगभग 2000 डेलीगेट्स के साथ में बात की थी और इस बात में ये निकल के आया कि हमें एक हॉली वॉर लड़ना है जो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस हैं ब्रिटिश राज ने जो बना रखी हैं, या फिर जो ब्रिटिश राज के हिसाब से और भी जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिन्होंने कॉलोनीज बनाई थी उनके अगेंस्ट में हमें लड़ाई लड़नी है। तो कहने का मतलब ईस्ट को रिवाइव करना है, टारगेट था मुस्लिम पॉपुलेशन, और यहां पर जो वॉर था वो किसके अगेंस्ट में लड़ा गया? इंपीरियलिस्ट फोर्सेस, जैसे कि ब्रिटिश राज
स्पेशली अगर देखी जाए तो जो कम्युनिस्ट जो थे रशिया में जो कम्युनिज्म आया अपने आप में, वो इन सारे टारगेट्स को लेके चला तो बहुत सारी समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ा। जैसे ही उन्होंने फ्यूचर रेवोल्यूशंस के बारे में एस्पायर किया, ध्यान दिया, तो इनको ये ध्यान देने वाली बात थी कि उनको एक बैलेंस बनाने की नौबत आ चुकी थी कि एक तरफ तो एक्सट्रीम जा रहे थे कि भाई हम बिल्कुल ब्रिटिश राज बेसिस जो भी कुछ हो रहा है, जो भी एक्सप्लॉइटिंग पावर्स है उनको उखाड़ फेंकेंगे, तो दूसरी तरफ उनको महसूस हुआ कि भाई हमें बैलेंस करने की भी ज़रूरत है, जहां पर एक तरफ तो हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को अपहेल्ड करना है, तो दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल भी हमें हमारे कमिटमेंट्स को पूरा करना है, तो इंटरनेशनल अप्रोच भी बनानी पड़ेगी। तो इस चीज को आगे लेकर के जब वो चले कि नेशनल इंटरेस्ट और दूसरी तरफ उनका खुद का डिक्लेयर्ड जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट था, उन दोनों को अगर देखें तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हुए दिखाई दिए। तो इस केस को उन्होंने इस तरीके से देखा, फिर उन्होंने अपने खुद के ट्रेड प्रोस्पेक्ट्स को भी ओपन करना शुरू कर दिया और ब्रिटेन के साथ में जिनके अगेंस्ट में उन्होंने एस्पिरेशन ली थी कि कैसे भी करके हमें ये जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं या फिर जो वर्ल्ड को गुलाम बना करके जो पावर्स बैठी हैं उनको हमें उखाड़ के फेंकना है, उनके साथ में इनको ट्रेड करना पड़ गया। सोवियत यूनियन ने अपना जो जिहाद शुरू किया था ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में कम्युनिज्म को स्प्रेड करने के लिए, वो कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखाई दिया। जो कॉमिंटर्न ने साथ में अपने आप को जो असर्ट करने की कोशिश की थी, टारगेट था मुस्लिम रीजन को अपने आप को में एक कन्फाइन करना, तो उस रीजन में भी आप देख पा रहे हो कि जो मुस्लिम नेशनल्स हैं उनके भी चैलेंजेस कॉमिंटर्न को फेस करने पड़े, क्योंकि जो मुस्लिम नेशनलिज्म और जो कंजर्वेटिज्म जो था वो कहीं ना कहीं एशियन रेवोल्यूशन को टारगेट करने में एक हर्डल का वजह बनता रहा है। पास्ट में भी बना और आज भी बन रहा है। आज भी अगर कोई कंट्री एस्पायर करता है कि कहीं पर कोई रिफॉर्म्स आए, तो मुस्लिम जो नेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं अपने आप बीच में एक हर्डल का फॉर्म बना रहता है। तो इसके बाद में बात आती है कि जो नेशनल पर्पस है वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट बना रहता है जब भी आप कोई यूनिवर्सल आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश करते हो। कुछ स्कॉलर्स का तो ये मानना है कि मॉस्को ने जो इंटरनेशनलिज्म का अपना आइडिया बनाने की कोशिश की थी, उस जिसमें कि रशियन रिलीजियस ट्रेडिशन का ज़्यादा इम्पैक्ट रहा था, और साथ में रशिया ने ही अपने हिसाब से एक सेल्फ परसेप्शन बना लिया था कि किस तरीके से ईस्ट को वेस्ट से छुड़ा करके रिडीम किया जा सकता है, मतलब वेस्ट का जो डोमिनेंस बना था कॉलोनियल टाइम पे, उससे फ्री करवा करके ईस्ट को रिवाइव किया जा सके। साथ में जो लिबरलिज्म के जो क्रिटिक्स रहे हैं उन्होंने भी ये पॉइंट आउट हमेशा किया है कि भाई आप जियोलॉजिकल इंटरेस्ट्स को जो है वो इंटरनेशनल आइडियोलॉजी जिसमें कि वेस्ट का कहीं ना कहीं डोमिनेंस बना हुआ है उसको आप सेपरेट नहीं कर पाते हो। वो क्रिटिक रहे हैं लिबरलिज्म के, बट रियलिटी ये रही है कि लिबरलिज्म को आप जियोपॉलिटिकल इश्यूज से, इंटरनेशनल इश्यूज से आप सेपरेट नहीं कर पाए हो। आज भी अगर देखें तो सेम ट्रेंड जो रशिया ने शुरू किया था वो चाइना का देखा जा सकता है। चाइना आज जहां पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ये कह के आगे बढ़ा रहा है कि ये एक इंटरनेशनल पब्लिक गुड है, तो इसमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट जो है चाइना का, वो कहीं ना कहीं BRI को आगे बढ़ा रहा है, जिससे कि चाइना एक सुपर पावर बन सके और अल्टीमेटली फॉर्म कर रहा है खुद की यूनिवर्सलिस्ट टर्म्स कि मैं जो चाहूँ उस तरीके से रूल चले। मतलब एक तरीके से सुपर पावर बनने का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं हिडन दिखाई देता है BRI प्रोजेक्ट में। बाकू कांग्रेस जो हुई थी, ये बात सही है कि बाकू कांग्रेस में जो प्लान किया गया था वो बहुत सारी सीरीजेस ऑफ मीटिंग हुई थी उसमें, और ये देखा गया था कि ये लास्ट मीटिंग होगी, इसके बाद में हमें कोई मीटिंग नहीं करनी पड़ेगी कम्युनिस्ट जो इशू है इसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए। पर आज भी ये इशू लगातार बनता रहता है कि कोई भी चीज़ फाइनल नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ आप टारगेट लेके चल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का टारगेट क्या था, कम्युनिज्म को एक तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, तो दूसरी तरफ था लिबरल आइडियोलॉजी। तो लिबरल आइडियोलॉजी ने तो आज भी देखो कहीं ना कहीं आप ज़्यादातर देश जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे देखिए तो ग्लोबल सप्लाई चेन को बिल्कुल ओपन चाहते हैं।
तो वो बात ठीक है। अगर कॉन्टेक्स्ट में वापस आए अपन कि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की जो बात हो रही थी, इस मीटिंग के बाद में जो बाकू कांग्रेस हुई थी उसके बाद में इनको कुछ सक्सेस मिली, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताशकंद में स्टैब्लिश कर दी गई थी कुछ दिनों के बाद में इस मीटिंग के, और चाइना के अंदर भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी आ गई थी 1921 में। पर इन दोनों कंट्रीज में जो ये चाहे कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश हुई, चाहे चाइना में हो चाहे इंडिया में, वहाँ पर रशिया सपोर्ट होने के बावजूद भी इनको नेशनलिस्ट फोर्सेस का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। ठीक है, नेशनलिस्ट फोर्सेस जो थी, जो स्ट्रगल कर रही थी, इंडिया की बात करें फ्रीडम के लिए, उन्होंने कम्युनिस्ट को बिल्कुल चैलेंज दिया। ये बात ठीक है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वो सक्सेसफुल रही नेशनलिस्ट फोर्सेस को कहीं ना कहीं दबाने में, पर इंडिया में ये फेलियर साबित होता हुआ दिखाई दिया। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। इसी वजह से आज अपन कम्युनिस्ट कंट्री ना होकर के आइडियोलॉजी की तरफ गए, और आज जो इंडिया में पार्टी भी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो कहीं ना कहीं इसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, पर उनकी डोमिनेंस आज धीरे धीरे करते हुए जहाँ तक है बिल्कुल ख़त्म होने को आ गई है। तो बाकू कॉन्फ्रेंस की एक इनेबिलिटी यहाँ निकल के आती है कि जो लिबरेटिंग वर्ल्ड जो था उसको रोकने में ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अल्टीमेटली एक वॉर हुआ 1914 वाला, फिर सेकेंड वॉर, सॉरी एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, फिर उसके बाद में रशिया ने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, फिर उसके बाद में कोल्ड वॉर हुआ। तो लिबरलाइजेशन की जो बात है, उदारवाद की जो बात है, जहाँ पर जो लोग कैपेबल हैं उनको परफॉर्मेंस देने का काम दिया जाता है, कि उनको फ्रीली परफॉर्म करने का मौका मिलता है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट इशू उससे हारता हुआ दिखाई दिया, और आज भी ऐसा ही कुछ है। चाइना के अंदर माओ जेडांग के टाइम पे एक चीज़ बिल्कुल बोली जाती थी कि रशिया ने जो एक इशू उठाया था कि भाई हम कम्युनिज्म को प्रमोट करेंगे, उसको रशिया ने छोड़ दिया, तो ये बहुत गलत किया, क्योंकि शुरुआत तो देखो रशिया से हुई है कम्युनिज्म की। आज रशिया खुद को कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोविजंस के ऊपर ज़्यादा इंक्लाइंड दिखाई देता है। ठीक है, तो जिसने शुरुआत की तो ब्लेम तो आएगा ही, और चाइना जो आज कम्युनिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, तो जो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट आई थी वो कहीं ना कहीं रशिया ने छोड़ दी। तो रशिया को केवल और केवल एक, कहते हैं ना, लीडर की तरह ना देख करके एक एडवेंचर करने वाला एटीट्यूड दिखाई देता है रशिया का। ये क्लेम बार बार किया जाता है चाइना की तरफ से, और ये शुरुआत हुई थी माओ जेडांग से। अगर इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ अगर घूमे, ये तो चाइना का सेगमेंट हो गया, अब इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ चलते हैं, तो इस्लामिक वर्ल्ड भी है, वो भी इंटरनेशनलिज्म को कहीं ना कहीं चैलेंज करता हुआ दिखाई देता है। चाहे आज वो अर्दोगन की इस्लामिक पॉलिटिक्स की बात करें, तो ये भी अपने आप में बहुत पुरानी लीनियज को पिक कर रहा है, जैसे कि मुस्लिम ब्रदरहुड, इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान में आया वो 1978-79 के टाइम पे, अलकायदा, ओसामा बिन लादेन ने भी बहुत कोशिश की थी अपने आप को असर्ट करने की, और तीसरा अभी रिसेंटली देखा आपने आईएस का जो, चलो अब तो सप्रेस कर दिया गया है, इस्लामिक स्टेट। तो इन्होंने भी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड में एक लिबरेट करने के लिए ही तो किया था। कहने का मतलब है कि जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं उनको, जैसे रूल चल रहा है किसी भी किंग का, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब या यूएई, तो यहाँ पर इनको चैलेंज करने के लिए कि इस्लामिज्म भी बिल्कुल लिबरल वे के अंदर अपने आप को एक्सपोज करे, मतलब एक्सप्लोर करे और रूल करे, तो इस चीज़ के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया है। तो यही चीज़ अब अर्दोगन करने की कोशिश कर रहा है। पर जो रियल में नेशन स्टेट है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो वाकई में चाहते हैं कि हमारा कंट्री भी प्रोग्रेस करे, जो ये चाहते हैं कि हम भी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड फील करें, वो जो सिस्टम है नेशन स्टेट, वो इन सारी पावर्स को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं देता है। आज अर्दोगन के सामने क्या चैलेंज है? इकोनॉमिक चैलेंज ही तो आ रहा है। तो इस तरीके से मार्क्सिस्ट और मुस्लिम्स जो हैं वो ही केवल एक इकलौते ऐसे नहीं है कि जो इंटरनेशनलिज्म या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न लिबरलिज्म भी है, वो भी अपने आप में एक बड़ी पावर है जो कि इंटरनेशनलिज्म की तरफ अपने आप को असर्ट करती हुई दिखाई दी है हमेशा से। पर देखा जाए तो जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एफर्ट्स हैं, उन्होंने जो एक आइडिया दिया था, देखो एक तरफ तो आइडियोलॉजी हो गई मार्क्सिस्ट और मुस्लिम्स की कि हम ही रूल करें, हमारी आइडियोलॉजी को सब फॉलो करें, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट, ठीक है, मुस्लिम्स अपनी खुद की ब्रदरहुड आईडी। दूसरी तरफ आप देखोगे
तो ये लिबरलिज्म की बात जो वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं, जिन्होंने कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशन जो कॉलोनीज बनाई थी, दूसरी इकोनॉमीज, दूसरी सोसाइटीज की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश, जैसे इंडिया को गुलाम बनाया, ठीक है। तो उन वजहों में देखोगे तो वो भी तो अपनी आइडियोलॉजी ही असर्ट कर रहे थे उस टाइम पे। पर होता क्या है कि जैसे ही 1990s आता है तो उसके बाद में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स होता है ना कोल्ड वॉर के बाद में, तो ये चीजें अब वापस से कहीं ना कहीं रिवाइवल पे दिखाई देती हैं। क्योंकि एक तरफ तो चलो कम्युनिस्ट थे, एक तरफ लिबरल्स थे, यूएस लेड जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हुआ करते थे, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाले कंट्री, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, तो ये एक दूसरे को चैलेंज करके बैलेंस ऑफ पावर चल रहा था। पर 1990s आते आते क्या हुआ, यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। अब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया तो वापस से एक तरीके से मौका मिल गया किसको, लिबरल जो एक इश्यूज हैं या लिबरलाइजेशन को इंटरनेशनलाइज करने के लिए अपनी आइडियोलॉजी को असर्ट करने का। इस चीज को भी बहुत सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है जो लिबरल्स ने अपने आप को असर्ट किया, जैसे कि इराक में सद्दाम हुसैन का रोल, अफगानिस्तान में अलकायदा का रोल, और तालिबान ने भी बहुत अच्छे से चैलेंज किया जो यूएसए आज भी फेस कर रहा है। ठीक है, वो बात ठीक है कि जब से ट्रंप आए हैं तब से कैसे भी करके ग्लोबलिस्ट एक आइडेंटिटी यूएसए की एज ए लीडर बनी हुई थी, उससे वो रिट्रीट कर रहे हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं आज जो बाइडेन तो अभी क्या बात कर रहे हैं भाई कि ग्लोबल लीडरशिप हम वापस से क्रिएट करेंगे यूएसए की। तो कहने का मतलब है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये कंटिन्यू बनता रह रहा है। एक तरफ आइडियोलॉजिकल बेसिस देखा जाए, आइडियोलॉजी कौन सी, रिपीट कर रहा हूं, कम्युनिस्ट, और एक तरफ हो गए लिबरल्स, और दूसरी तरफ कौन सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नेशनलिस्ट और एक इंटरनेशनलिस्ट। ठीक है, इंडिया में भी अगर देखें तो इंडिया में भी जो एलीट क्लास रही या फिर जो लीडर्स रहे वो इस टेम्पटेशन से इम्यून नहीं रहे। हमें पता है कि 2 वर्ल्ड वॉर्स के बीच में हमारे यहाँ पर इंटरनेशनलिज्म, हमारे जो नेता थे, लीडर्स थे, वो इंटरनेशनली इंटरनेशनली एक्सप्लोर करना शुरू कर चुके थे। सोशलिज्म की तरफ भी गए, कम्युनिज्म की तरफ भी गए, और जब 1920 में जब जो एक मूवमेंट शुरू हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, तो उसके बेसिस पे भी पैन इस्लामिज्म की बात हुई, पैन एशियनिज्म की भी बात हुई जब हमने नैम ज्वाइन किया, और साथ में हमारा एसोसिएशन थर्ड वर्ल्ड से भी रहा। तो कहने का मतलब हमने बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंसेस किए हैं, और हमारे खुद के जो एक्सपीरियंसेस जो थे, सो कॉल्ड जो लिबरल कंट्रीज हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर एट्रोसिटीज़ की, जिन्होंने हमें लूटा, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन ने हमें लूटा, तो उनके जो हमारे जो रियल एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ख़राब रहे हैं कि उन्होंने हमें गरीब बना दिया। पर फिर भी हमने कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को ही काउंटर किया है, और उन्हीं लिबरलिस्ट जो आइडियोलॉजीज थी उन्हीं के साथ में आज कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान जो है, जो कि पूरी पैन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी पे हमेशा चला है, उसको भी हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो उन्हीं चीज़ों से निकला हुआ है। पाकिस्तान भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेक रखता है अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे। तो वो बात ठीक है कि आज के टाइम पे पाकिस्तान जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक डिक्लाइन की बात कर लो, चाहे अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज चैलेंजेस दे रहे हों उसको, जैसे कि सऊदी अरब के साथ में यूएई के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। रीजन बीइंग कि सऊदी अरब ने और यूएई ने मिलकर के इंडिया के खिलाफ कश्मीर इशू पे कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया ओआईसी में, और रही सही में इसराइल के साथ में पैक्ट कर लिया। दूसरी तरफ आप देखोगे तो इंडिया का इस्लामिक वर्ल्ड में अपना एक इकोनॉमिक लिंकेज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो पाकिस्तान वैसे चिंता में आया जा रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखें तो जहां इंडिया अपने आप को एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी 1947 में, दूसरा एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो बांडुंग 1955 में हुई थी, जिसका काम अल्टीमेटली क्या हुआ था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू हुआ था, नॉन अलाइन मूवमेंट नैम शुरू हो गया था। तो इनकी तरफ जहां पे इंडिया ने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की, तो वहीं पर जो दूसरे एलिट्स थे, फॉर एग्जांपल चाइना, वहां पर इंडिया के डिफरेंसेस निकलना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब जहां इंडिया एशियन सेंचुरी के लिए काम करना शुरू कर रहा था, क्योंकि यूरोपियंस ने तो लूट लिया था एशिया को, तो टारगेट ये हो गया था कि एशिया को एक तरीके से रेवोल्यूशनाइज किया जाए। तो वहां पर
जो जो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, क्योंकि इंडिया ने डेमोक्रेटिक वे चूज किया था, उधर चाइना था, वो कौन सा था, कम्युनिस्ट। तो इनका एक कॉन्फ्लिक्ट, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से इश्यूज थे ऐसे। तो एशिया के जो एलीट क्लब थे, एलीट जो कंट्रीज थे, उनके बीच में भी डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। तो जो इंडिया का जो एशियनिज्म में जो लीडरशिप पुट करनी थी, जिसके लिए इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन किया और लीडरशिप में भी काम करना शुरू किया था एज ए लीडर, तो वो भी टारगेट अचीव नहीं हो पाए। कोल्ड वॉर की बात करें तो इंडिया ने 1990s के बाद में अपने आप को फिर से एक ओपन अप करने की कोशिश की, क्योंकि 1990s तक तो हमने क्या किया कि भाई कॉलोनियल पीरियड गया था, हमें अंग्रेज़ों ने लूट लिया, प्राइवेट कंपनीज का रूल रहा था, तो हमारे लोग यहाँ पे गरीब हो गए। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया कि हमारे देश के अंदर ही सब कुछ करेंगे, बाहर की किसी कंपनी को एंटरटेन नहीं करेंगे। मतलब हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं थी, हम इंटरनेशनल इश्यूज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे। कोल्ड वॉर के टाइम पे ना तो यूएसएसआर की तरफ खुल के गए, ना यूएसए की तरफ खुल के गए। हाँ, पार्शियली हम यूएसएसआर की तरफ थे, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर के साथ में, ठीक है। पर अपन ओपनली किसी के साथ नहीं थे, ओपनली हम क्या थे, नॉन अलाइन मूवमेंट के मेंबर थे और लीडर थे। तो इंडिया ने अपने आप को 1990s में जब हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे, तब जाके खुद से एक रीइमेजिन करना शुरू किया, इकोनॉमी को थोड़ा थोड़ा ओपन करना शुरू किया, जिसमें लुक ईस्ट पॉलिसी जो आई थी उसका मेन रोल आ जाता है। और लुक ईस्ट पॉलिसी की बेसिस में हमने एशियन रीजनल इंस्टीट्यूशंस में भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, जिनका मेन लीडर हुआ करता था आसियान। आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो 10 कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उनसे हमने एसोसिएशन करना शुरू कर दिया। पर अभी रीसेंट डेवलपमेंट अगर आप देखो तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जो कि वो भी आसियान लेड ही था, उससे इंडिया बाहर निकल गया। उसकी वजह क्या, फिर से वही चाइना लेड एशियन इकोनॉमिक रीजनलिज्म, जहां पे चाइना अपनी इकोनॉमी के बेसिस पे खुद को असर्ट करना चाहता है, इंडिया अपने खुद के डोमेस्टिक कॉमर्शियल इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि चाइनीज इन्वेजन ना हो जाए। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख रहे हो, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 100 साल पहले, उसकी रेलेवेंस आज भी आ रही है कि जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो जब करते करते आगे बढ़ते हैं तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि अपने आप को फिर से स्टेप बैक लेना ही पड़ता है। इसी तरीके से आज SCO में जो चैलेंजेस आ रहे हैं इंडिया और चाइना के इंटरेस्ट को लेकर के, वो ही चीज़ कहीं ना कहीं मॉस्को और बीजिंग के बीच में भी देखी गई थी, जो टारगेट लिया जाए। कहने का मतलब है, जो आज यूरेशियन रीजनलिज्म की बात की जा रही है, जहां पर मॉस्को और चाइना एक दूसरे को साथ में देख रहे हैं, वहीं पर चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ऊपर एक्सपोज, मतलब एक तरीके से SCO में या इंटरनेशनल या फिर जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। SCO में इंडिया का जो डिप्लोमेटिक टारगेट था वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल दिखाई देता है। चाइनीज एग्रेशन जो अभी रिसेंटली ईस्टर्न लद्दाख में देखा गया है, साथ में जो दिल्ली का टारगेट था कि हम इकोनॉमिक रीजनलिज्म ईस्ट एशिया में स्टैब्लिश करेंगे और टारगेट ये था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएंगे, तो उसमें भी चाइना और रशिया का रोल रहेगा। तो वहाँ पर हमने एक जो होता है ना कि इकोनॉमिक टारगेट जो हमने रखे मल्टीपोलर वर्ल्ड के, वहाँ पर चाइना का ये जो रैपिड राइज था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, उनको हमने अंडर एस्टिमेट किया। ये तो देखो रिपीटेडली आर्टिकल्स बोल रहे हैं कि चाइना के राइज को हमने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, कि चाइना पीसफुल राइज बोल रहा है तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया। तो आज भी आर्टिकल में यही बोल रहे हैं कि हमने हमेशा चाइना की इकोनॉमिक जो रैपिड राइज हुआ है, इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, ध्यान से नहीं लिया है। तो 1950 से 1990 ये टाइम देख लो, तो हमेशा से हमने चाइनीज़ पावर के लिए बेनाइन व्यू रखा है कि हाँ ये हमारे लिए घातक नहीं होगा। और अल्टीमेटली 1950 में जब हम बेनाइन थे तो 1962 का वॉर हुआ, और 1990s में जब हमने लिबरलाइजेशन किया और जब चाइना का जो अब एक राइज हो रहा था उसको हमने पीसफुल कंसिडर किया और ये सोचा कि हमारे लिए घातक नहीं होगा, तो 2020 में लद्दाख में भी अब चाइना वही चीज़ रिपीट कर रहा है। तो दोनों मौके ऐसे आए हैं जब इंटरनेशनलिज्म जब भी एक
बात की जा रही है, जहां पर पैन एशियनिज्म जो 1950 में बात थी, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो 1990 में इंडिया ने एस्पायर किया, दोनों ही चीज़ों को लेकर के इंडिया ने चाइनीज़ पावर से जो वाकई में प्रॉब्लम या थ्रेट थी उसको रिकॉग्नाइज करने में गलती की है। मतलब इंडिया ने जो पैन एशियनिज्म का पहले सपना देखा था 1950 में, और 1990 वाले दशक में देखा था कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड स्टैब्लिश करेंगे, तो दोनों टाइम पे हमने चाइनीज़ पावर को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करने में खुद को दूर रखा, अंडर एस्टिमेट किया। तो अभी हमें ज़रूरत है कि इंटरनेशनलिज्म जो हो रहा है अभी, जिसमें चाइनीज़ पावर को हम कैसे डील कर सके, उसमें हमें अपने आप को अलाइन करने की ज़रूरत है। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करने की ज़रूरत है। और ये जो रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करें इंटरनेशनलिज्म की तरफ अगर हम जा रहे हैं, और जाना चाहिए, क्योंकि चाइना को कंटेन अकेला इंडिया नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा रियलिस्टिक अप्रोच पे कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे प्रोटेक्टेड है। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ ध्यान देने के लिए बेस होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा बड़ा आर्टिकल था, ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। ये आर्टिकल लिखा है पद्मिनी बरुआ और अमन वादूद ने। यहाँ पे एक एनेक्डोट बताते हैं कि 45 ईयर्स ओल्ड एक होम मेकर जो कि बोंगई गांव नॉर्थ वेस्ट असम में रहने वाली है, जिसका नाम है नूरजहां बेगम, वो फ्लड से तो परेशान थी ही, और रही सही में कोविड-19 की वजह से भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई, या फिर जिसकी वजह से और परेशानियों का सामना करना पड़ा इनको। तो इनके लिए ये डर कोविड-19 लॉकडाउन और ये नहीं था, इनके लिए डर ये था कि जो 3 साल से वो कन्फाइनमेंट जोन में रह रही हैं, डिटेंशन सेंटर में रह रही हैं, जहाँ पर उनको ये डर है कि मुझे जो सिटीजनशिप बेस्ड जो राइट मिलने चाहिए वो मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो जो नूरजहां बेगम जैसे लोग जिन्होंने ये ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, उसके ऊपर वो चुप हैं अभी। वो अभी तक भी मतलब इस बात को लेकर हेजिटेट नहीं है कि वो ये चीज़ एक्सपोज कर सकें कि वो डर क्यों रहे हैं, ठीक है। उनकी फैमिलीज़ भी अब धीरे धीरे करके सेम चीज़ को फेस करती हुई दिखाई दे रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो एनआरसी अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से उनको सिटीजनशिप से एक्सक्लूड किया गया है और उनको रखा जा रहा है डिटेंशन कैंप्स में। तो इस तरीके से जो फाइनल लिस्ट जो आई थी एनआरसी की असम में, वो डिक्लेयर हुई थी लास्ट ईयर 31 अगस्त 2019। आज लगभग 1 साल हो चुका है फाइनल लिस्ट को आए, और ये जो एनआरसी की लिस्ट थी ये डिकेड ओल्ड एजिटेशन का कहीं ना कहीं रिजल्ट था, जिसमें टारगेट ये था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। एनआरसी ने कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड की तरह अपना डेटा पुट किया है, जिसमें कि असम के सिटीजनशिप को डिक्लेयर किया जाता है। इसका जो ओरिजिन है एनआरसी का, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आप लिख सकते हो कि एनआरसी कौन से लॉ से अपने आप को एक कहते हैं ना कि ओरिजिन देखता है। तो एनआरसी का लीगल होम है सिटीजनशिप रूल्स 2003, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003, इसके अंडर में एनआरसी कंडक्ट किया जाता है। और इसमें जो सिटीजनशिप देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि कौन लोग असम वाले रीजन में 25 मार्च 1971 से पहले आए और कौन बाद में आए, ये आइडेंटिफाई करना इसका टारगेट था। तो एनआरसी के अपडेट को फिर अल्टीमेटली 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर लिया और सारे प्रोसेस को अपने अंडर में कंडक्ट करवा रहा है, और साथ में मॉनिटरिंग भी सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है। अभी तक लगभग 55,000 एम्प्लॉइज, 1200 से ज़्यादा करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। ये तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, इसके अलावा जो लोग वाकई में फियर ऑफ एक्सक्लूजन की वजह से परेशान है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी है अभी तक, वो इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप जो है वो अपने आप में किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसके राइट्स को देने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। अगर सिटीजनशिप ही नहीं होगी तो वो इंडिया में क्या राइट्स क्लेम कर पाएंगे। और जब एक एब्सेंस रहती है सिटीजनशिप की, तो ये कहीं ना कहीं सारे राइट्स की जो बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं एंटायरली डिसअपियर हो जाती है। उन लोगों को अधिकारों की बात ही वो नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्वर्सेशन लगातार चलती आ रही है कि शुरुआत में तो ये था
कि बहुत सारे लोग थे, अलग अलग स्पेक्ट्रम से जो लोग आए, उन्होंने एनआरसी के लिए एग्रीमेंट किया। जैसे कि बंगाली मुस्लिम, जो कि एथनो रिलीजियस कैटेगरी में अपन कंसिडर कर सकते हैं, उन्होंने ये सोच के एग्रीमेंट किया था कि अगर हम इस एग्रीमेंट को अप्रूव हाँ कहते हैं और इसके बेसिस पे इंक्लूड हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो उनका जो एक एनआरसी के बेसिस पे एक जो सस्पिशियन मतलब डाउट का जो घेरा था कि हम कौन कहाँ के हैं, हम इंडियन हैं कि नहीं हैं, वो डाउट क्लियर हो पाएगा। दूसरी तरफ जो असमीज पॉपुलेशन थी इंडिजिनस, उन्होंने एनआरसी को वेलकम इसलिए किया कि जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको वीड आउट कर दिया जाए, मतलब यहाँ से निकाल दिया जाए। तो दोनों तरफ से अगर देखें तो ये एक्सेप्टेंस दिया गया दोनों स्पेक्ट्रम से। अगर इसके रिजल्ट की बात देखें एनआरसी की, तो उसमें रिजल्ट जो आया था लास्ट ईयर 31 अगस्त को, तो लगभग 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया था इस फाइनल लिस्ट में से। तो उस चीज़ को यहाँ पर बता रहे हैं राइटर कि इस वजह से फिर जो 19 लाख लोग थे, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है कि उनको अपनी खुद की सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए बहुत सी अपील फाइल करनी पड़ी। और वो फाइल करने के लिए कौन सा ट्रिब्यूनल है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, वो जो कि क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी होती है, उनके अंदर इनको अपनी अपील फाइल करनी होती है कि हम क्लेम करते हैं कि हम इंडियन ही हैं, हम यहीं के सिटीजन्स हैं। ये जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, ये 1964 में स्टैब्लिश कर दिए गए थे। अगर सिटीजनशिप ऑफ असम की बात की जाए कि असम के कौन लोग सिटीजन्स हैं, तो यहाँ पर बात ये आती है कि यहाँ पर जब वो अपना क्लेम पुट करते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एफटी में जाकर के, तो उनको अपना खुद को एक एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। और ये बर्डन भी उन्हीं पर है, उन्हीं लोगों पर है जो लोग क्वेश्चन में हैं। मतलब जिन लोगों को, मतलब ये 19 लाख जो एक्सक्लूड किए गए हैं, इन्हीं के ऊपर हेडेक है कि भाई आप ही साबित करो कि आप यहाँ के सिटीजन हो, आप ही डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप मांग रहे हो, वहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप मान जाओगे। क्या वो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या लैंड रिकॉर्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है? इनमें से कोई भी एक भी चीज़ क्लियर नहीं है कि इसके बेसिस पे आप फाइनलाइज कर दोगे कि हाँ ये सिटीजन है, ये नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इशू निकल के आ रही है। ऑरल टेस्टिमोनी को बिल्कुल मना कर रहे हैं कि भाई कि आप अब बोल रहे हो कि हमारे पूर्वज यहाँ पे रहे हैं, तो इसके बेसिस पे भी वो बिल्कुल डिस्कार्ड करते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केवल माइनर एरर हो, चाहे जैसे नाम लिखा हुआ है पासपोर्ट में स्पेलिंग एरर आ गई, उसकी वजह से भी एक्सक्लूजन का सामना करता हुआ देखा जा रहा है ये जो लोग हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है एनआरसी बेसिस पे, 19 लाख लोगों को। यहां पर एक मेन टेस्ट जो होता है सिटीजनशिप का ट्रिब्यूनल में, वो जो एक एबिलिटी वो डिफाइन कर रहा है वो ये है कि 1971 से पहले कौन आया। अब आप ये बताओ, आज के टाइम पे 1971 से पहले अगर कोई माइग्रेट करके आया, फॉर एग्जांपल राइटर्स के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, कि जो आए तो उन लोगों को अपनी खुद की लेगेसी बतानी पड़ रही है आज के टाइम पे कि आपके कौन से दादा या फिर कौन सा परदादा आया था, पूरी लीनियज बताओ, फिर उनके रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। तो अपने आप में ये बहुत मुश्किल बर्डनसम टास्क हो जाती है। तो यहाँ पर एक सीरियस कंसर्न और ये भी निकल जाता है कि ये कहा जाता है कि ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो जुडिशियली इंडिपेंडेंट है, बट रियलिटी ये है कि इनके ट्रिब्यूनल्स के जो मेंबर हैं वो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से ही कहीं ना कहीं अपॉइंटेड हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो इंडिपेंडेंट है जुडिशियली? उनमें तो बायसनेस तो एंट्रेंच्ड है। असम गवर्नमेंट जो चाहेगी, असम लोग जो चाहेंगे, वोट बैंक जो चाहेगा, वही तो काम होगा। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है कि लगभग 1.3 लाख पीपल जो हैं उनको अभी तक फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के द्वारा। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर आता है कि जुडिशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है, डॉक्यूमेंट भी फाइनलाइज नहीं है। तो ऐसे करके नूरजहां जैसे कई लोग अभी तक भी इस चीज़ के लिए चिंता में है कि डिटेंशन सेंटर में रहना पड़ेगा, और बहुत सारों को भेज दिया गया है। कब से? जब से ये ट्रिब्यूनल सेट किए गए हैं। तो पोटेंशियल रिपरकशन क्या हो सकता है जो इस एनआरसी के एक्सक्लूजन की वजह से होगा, वो कैटास्ट्रॉफिक होगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े लोगों को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जो कि अभी देखा जा रहा है। अभी 1 साल हो गया है, इन प्रोसेसेस में जो कुछ काम होना चाहिए, कुछ साइन दिखाई नहीं दे रहे हैं कि रीचेक कैसे किया जाए,
जो रिजेक्टेड ऑर्डर्स हैं, जो एक्सक्लूडेड पीपल हैं, वो कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी के माहौल में जी रहे हैं। उन लोगों को एक एश्योरेंस नहीं मिल रही है कि उन लोगों को चेकिंग प्रॉपर किया जाएगा, और किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो जो पॉपुलेशन जिसको एक्सक्लूड किया गया है, जो वल्नरेबल है, वो कहीं ना कहीं ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करता हुआ दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगल क्लैरिटी अभी नहीं आ पाई है इस पूरे इशू पे। बहुत सारे इश्यूज ऐसे आ रहे हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस तो ऐसे आ रहे हैं कि कुछ बच्चे जिनको एक्सक्लूड किया गया है एनआरसी में, उनके सामने सवाल खड़े, उनके जवाब तक नहीं मिल रहे। सवाल कैसे कि जो प्रोटेक्शन, जो कानून जुवेनाइल्स को प्रोटेक्शन देने के लिए बने हुए हैं, क्या उन बच्चों को भी प्रोटेक्शन मिलेगी? दूसरा, क्या उन बच्चों को अपने पेरेंट्स से डिटेंशन कैंप्स में अलग रहना पड़ेगा? क्या गारंटी है कि उन बच्चों के प्रोटेक्शंस हैं वो वाकई में उनको हैंडओवर किए जाएंगे, उनको मिलेंगे? इनके आंसर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब माँ बाप ही नहीं, छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंता के माहौल में जी रहे हैं। रही सही में 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहले तो ये कह दिया कि ये जो एनआरसी का प्रोसेस है ये स्टैट्यूटरीली ट्रांसपेरेंट और लीगल है, पर कुछ टाइम बाद में ये कह दिया गया कि एनआरसी को स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में टेंशन हो रही है। क्योंकि क्या कहा कि ये हमारा इंटरनल इशू है, जबकि माइग्रेशन इमिग्रेशन की बात आती है तो उधर असम की बॉर्डर लग किससे रही है? बांग्लादेश से ही तो लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो आप टारगेट्स को शिफ्ट करते रहते हो, इससे लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोगों की परेशानी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते हो। एनआरसी का फाइनल गैजेट जब तक आएगा तब तक और भी ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को, जो कि परिस्थिति को और ज़्यादा ग्रेव कर रही है, तो वो परेशानी का कारण बनती जा रही है। अभी अथॉरिटीज़ को जो वाकई में ग्रेविटी वाला इशू है, जिन इश्यूज़ को ध्यान में देना चाहिए, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिलेड, अगर आप लोगों को डिले करके जस्टिस देते हो तो दैट इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपने किसी को न्याय देने में देरी कर दी, इसका मतलब आपने न्याय देने में मनाही कर दी, उनको न्याय नहीं दिया। ये चीज़ होती है। ये कोट भी है, इस पे एक बार यूपीएससी में ऐसे राइटिंग पे भी आया हुआ है ये। तो अभी ज़रूरत क्या है कि जल्दी से जल्दी ड्यू प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और गारंटी दी जाए कि हाँ, जो लोग वाकई में डिजर्व करते हैं उनको फाइनली उनको प्रोटेक्शन दी जाए। नहीं तो ये जो सिटीजनशिप का जो एक काला बादल मंडरा रहा है लोगों की ज़िंदगी पे, नूरजहां जैसी और जैसे और लोगों पर भी उनको इनसिक्योरिटी फील होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एड्रेस द ट्रस्ट डेफिसिट। ये लिखा है आर्टिकल संतोष जयराम ने। ये केरल से एसोसिएटेड है। इनका ये कहना है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि केरल जो है किसी भी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए कैपेबल नहीं है। तो ये कहते हैं कि मैं ये कह के डिफेंड करता हूँ कि कंपनीज जो हैं वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो केरल में आके काम कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि भाई केरला का डायस्पोरा, जिसने वर्ल्ड की जो वेस्टर्न एशिया में जो गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर केरला का डायस्पोरा रहता है, उसने अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश किया है। वहाँ पर उनकी ग्रोथ की जो स्टोरी है उसमें केरला का नाम ज़रूर आता है। तो ये चीज़ आप नहीं कह सकते। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अभी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स की बात करें तो उनको बोला जाता है कि वो मच बेटर कंडीशन में है, और केरला थोड़ा कहीं ना कहीं रिसेंट टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ में भी स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, और डेट रेशियो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राइटर इस चीज़ को क्वेश्चन करता हुआ बताते हैं कि भाई ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है कि केरला पीछे है और इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं वो आगे हैं। कैसे हैं? अब देखो, पेंडेमिक जो है ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि हमें फिर से रिकवरी पाथ की तरफ सोचने की ज़रूरत है, और जो डीकपलिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया जो है एक अपॉर्चुनिटी लेके बैठा है जिसमें टारगेट है हमारा आत्मनिर्भर भारत, और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को हम एनहेंस करें। तो ग्लोबल कॉल जो है, ग्लोबल सप्लाई चेन को हम डाइवर्सिफाई करते हुए खुद का रोल इंश्योर करना चाह रहे हैं। वहाँ पर इंडिया को अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इंडियन सिटीज़ की अगर बात करें तो इंडिया की टॉप सिटीज़, मतलब टॉप 20 सिटीज़ में तो 14 सिटीज़ तो पॉल्यूटेड, वर्ल्ड की जो 14 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं टॉप 20 में से, वो तो इंडिया की ही हैं।
दूसरी तरफ कंट्री को देखें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं इंडिकेटर्स में। तो इसी टाइम पे अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करें, माइनिंग को या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज या फिर जो पॉल्यूशन और ये क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो बात है उसको अपन इग्नोर कर रहे हैं। हमें एनवायरमेंटल रेगुलेशन जो हमने ज़रूरत है उतने बना रखे हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उनकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन की। जैसे कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल आपने बना रखे हैं, 2 डिकेड हो गए, पर अभी तक भी आप देख सकते हो कुछ काम का आउटकम नहीं है। शहरों में कचरा ऐसे ही पड़ा है। ऐसे ही जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसेंटली एक्सटेंड की गई थी, उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज मॉनिटरिंग का इम्प्लीमेंटेशन का रहा है। इसमें क्या होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि कोई भी अगर कंपनी कोई प्रोड्यूस करे, फॉर एग्जांपल लेज की कंपनी है या फिर अपन कुरकुरे कंपनी की बात करें, तो वो क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन जो कर रहे हैं तो कचरा तो फैलेगा ही ना, प्लास्टिक उसकी जो पॉलीथीन है। अब वो पॉलीथीन इधर उधर कचरे में पड़ा रहेगा, तो इस प्रोड्यूसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई है कि भाई आप अपने कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका जो वेस्ट है उसको रिकलेक्ट करो और उसके बाद में उसको रिसाइकिल करो। तो ये इसमें भी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन का इशू बिल्कुल कहते हैं ना रीसरफेस होके आ रहा है, बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है। तो पिछली अगर रूलिंग्स के बारे में देखें, जब जुडिशरी ने इंडस्ट्रीज और ऑफिशियल्स को बिल्कुल लताड़ लगाई है कि भाई आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हो रेगुलेशंस को, तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो अभी जो करंट अपॉर्चुनिटी है इसको हमें ध्यान में रखते हुए हमें इन इश्यूज को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक ब्रिज का काम करता है ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म करने के लिए एक कम्युनिटी और एक इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री को अकाउंटेबल आप बना दोगे तो कम्युनिटी में ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा, और जो इंडस्ट्री रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी तो वो तो अपने आप ही हो जाती है कि हाँ अच्छी इमेज वाली हो जाती है। तो ये जो ब्रिज है वो अभी स्टेबल नहीं बन पा रहा है, और उसी की वजह से हमें नेशन स्प्रेड बहुत सारे एजिटेशन देखने को मिलते हैं और बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। कोई भी कम्युनिटी ये नहीं चाहेगी कि इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जो है वो उनके यहाँ से उठ करके जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहना ज़रूरी है। पर अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम ही आ जाए, कोई सीरियस इशू ही आ जाए, तो फिर कम्युनिटी ऑब्जेक्ट करती ही है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट का ये तो है नहीं कि एक दिन में एक्सीडेंट हो जाता है कहीं भी, कोई भी एक फैक्ट्री में या कोई इंडस्ट्री में, तो वो प्रॉब्लम लगातार चलती आती है। और एनवायरनमेंट में बहुत सारे साइंस भी आते हैं कि भाई ये इशू है, इस प्रॉब्लम को आप खत्म करो। जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो एनवायरनमेंट में सिग्नल तो है, पर क्या होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट करते जाते हैं, और एक लेवल आता है उसके बाद में, एक थ्रेशोल्ड के बाद में कम्युनिटी ऑब्जेक्ट करना शुरू कर देती है। लोग वहाँ के लोकल ऑब्जेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि भैया बंद करो, नहीं हम मर जाएंगे, हमें जीना है। वहाँ पर फिर बाद में क्या होता है, नेग्लिजेंसी की वजह से लोग उतर आते हैं सड़कों पे। कम्युनिटी अपसर्ज के बाद में फिर पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन में फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू होता है, जो कि एक बैटल की तरह निकलता है जिसमें किसी की जीत नहीं होती। क्यों? कोई भी जीतो अल्टीमेटली लॉस तो फिर कम्युनिटी का ही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जो करना चाह रहे हो उसका ही लॉस है। तो जब हमें एक सस्टेनेबल मैनर के अंदर काम करना चाह रहे हैं, तो ये जो इश्यूज है ना जिनको अपन एड्रेस नहीं कर रहे, शॉर्ट टर्म में जो सिम्टम्स आते हैं जिनका एड्रेस नहीं कर रहे, वो हमारी इनएबिलिटी को शो करते हैं कि हम कैसे सस्टेनेबल मैनर में ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को भी धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, डाइल्यूट। जैसे कि अभी जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रूल्स 2006 को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। राइटर ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, अभी रिसेंट यही डेवलपमेंट हुआ है। तो या फिर कोस्टल जोन रेगुलेशन की बात करें तो उसको भी डाइल्यूट किया गया था। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग रन में, ये तो एडवर्स इंपैक्ट देगा हमारी कम्युनिटी को अगर ग्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा फोकस होना चाहिए कि सिस्टम की कैपेबिलिटी जो है मॉनिटर और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने की, उसे इंप्रूव करना है, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकें। और आज तो टेक्नोलॉजी की भी कोई कमी नहीं है, वर्ल्ड लेवल बहुत सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, जहां पर एक तरफ ये बात आती है कि जो स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो सर्विलांस ज़्यादा करने लग गई है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को वॉच कर रही है, एक एक इंडिविजुअल को स्पॉट कर रही है, नोटिस कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है। तो उस टाइम पे ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कर सको और उनके थ्रू मॉनिटर कर सको कोई भी अगर गलत काम हो रहा है तो टेक्नोलॉजी की कमी तो नहीं है, मतलब सॉल्यूशन तो अवेलेबल है।
तो इससे क्या होता है कि ये जो इंटेंशन जो है ना, आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अप्लाई करो, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, एक्शंस लेके आओ, प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करो, और ये जो डिफ्यूजन है रूल्स का, इनको हटाओ। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है पूरे इकोसिस्टम के लिए। अगर राइट इकोसिस्टम की बात की जाए तो वहां पर इंडस्ट्री, कम्युनिटी और रेगुलेटर, ये 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं होने चाहिए, जो कि रियलिटी में यहां पर अपने देखे जा सकते हैं। तो इस वजह से ये जो आइसोलेशन है ना इंडस्ट्री, कम्युनिटी और रेगुलेटर का, इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्राइसिस और ज़्यादा बन जाते हैं, और हमें कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए वो इश्यूज ग्रेव होते जा रहे हैं। अभी यहां पर राइटर बता रहे हैं कि एक केरला में एक सिस्टम चलता है स्टेट पुलिस का, वो है जनमैत्री सुरक्षा। वो एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ पब्लिक, जहां पर सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जहां पर 2 स्टेक होल्डर्स, एक तरफ जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो गई और दूसरी तरफ सिटीजन्स हो गए, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाता है। तो वो जो चीज है, ये ही इसी तरीके की सिमिलर प्रैक्टिसेस हमें अलग जगहों पर भी, जो अदर कंट्री के दूसरे पार्ट्स हैं वहां पर भी हमें यूज करनी चाहिए। तो कहने का मतलब केरला जो है वो ऐसा स्टेट नहीं है जो किसी भी एक इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए कैपेबल नहीं है, बजाय कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो मैच्योर नहीं है, यहां पर राइटर ये निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखें तो हमें जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। ट्रस्ट डेफिसिट को ट्रस्ट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जिसमें कि रेगुलेटर जो है कम्युनिटी और इंडस्ट्री के बीच में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हुए प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सके, क्योंकि रेगुलेटर को एक क्या बताया है, ब्रिज बताया गया है। तो जो अभी तक कन्वेंशनल मैनर में जो एजिटेशन करते आए हैं, विद्रोह जो होते रहते हैं, उनसे क्या होता है, विद्रोह हुआ, विद्रोह के बाद में जस्टिस के किनारे मतलब जस्टिस के लिए पहुंच जाएंगे, और जस्टिस फिर बाद में जुडिशरी वो अपने हिसाब से टाइम लेकर के फिर वर्डिक्ट देती है। तो ये तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका नहीं है आपका, इसके लिए तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो जो कोई भी एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव जनित कोई भी एक्टिविटी है, उसका इम्पैक्ट हमें आसपास में जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। और इसमें हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव को अपहेल्ड किया जाए, चाहे वो फ्यूचर जनरेशन ही क्यों ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो यही है ना कि आज जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो वो रिसोर्सेज बने रहे आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी। तो वो चीज भी अपने को इंश्योर करने की जरूरत है। पहले तो क्या था कि एक चीज पे ध्यान दिया जाता था, मैं राइटर को कंसिडर नहीं कर रहा, अब ये थोड़ा सा राइटिंग के हिसाब से कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को अलग अलग देखा जा सकता है, पर नहीं, अभी जरूरत है इनको कपल करने की, कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलो, तभी जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर की जा सकती है। तो एनवायरमेंटल हेल्थ को इंश्योर करने के लिए, वहां पर हमें सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए, फ्यूचर में सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लास्ट में राइटर कंक्लूजन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलते हैं। देखो, यहां पर हमें जल्दी से जल्दी इन चीजों को इंप्लीमेंट करने पे ध्यान देना चाहिए। कम्युनिटी एक्टिविज्म अब बढ़ता जा रहा है, जहां पर एनवायरमेंटल डैमेज बढ़ रहा है, तो कम्युनिटी भी धीरे धीरे क्या कर रही है, पार्टिसिपेशन कर रही है और अपने आप को सिक्योर करने की बात करती है। जैसे कि मैंने एक सिटीज पे एक आर्टिकल बताया था, आपको याद हो तो, मैंने उसमें बताया था कि सर्वे किया गया मेट्रो सिटीज में, तो जिन लोगों से सर्वे किया गया उनमें से लगभग 70% लोगों ने ये बोला कि सब कुछ बंद कर दो, हमें ढंग की सांस लेने की हवा तो दो, यहां तक बोला गया है। तो लोग अब थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, तो अपनी खुद की हेल्थ के बारे में भी तो जानेंगे, तो हमें वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। तो क्विकली इन चीजों पर काम करने की जरूरत है, कोर्ट्स के इनके चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग रन में किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला है अगर ग्रोथ के चक्कर में आप पूरे एनवायरमेंटली डिग्रेड कर देते हो अपने एनवायरमेंट को। ठीक है, तो हमें प्रोग्रेस करने की जरूरत है कि जो भी नई इंडस्ट्रीज बने तो उन इंडस्ट्रीज को एक अकाउंटेबल बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, जिससे कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट जो आ रहा है, ट्रस्ट जो इरोड हो रहा है, इसकी वजह से ज्यादा एजिटेशंस ना हो। कोई भी नई इंडस्ट्री लगे तो उसके अगेंस्ट में लोग सड़कों पे ना उतरें। फोकस करने की जरूरत है, रेगुलेटरी सिस्टम को एज ए ब्रिज काम करें, जिससे कि इंडस्ट्री और कम्युनिटी के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बैठाया जा सके, कोऑर्डिनेशन बैठाया जा सके।
इंडस्ट्रीज को रियलाइज करने की ज़रूरत है कि भाई आप इकोसिस्टम के पार्ट हो, ना कि इकोसिस्टम के सेंटर। ठीक है, इकोसिस्टम में आप इंडस्ट्रीज जो है वो केवल पार्ट ही हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सेंटर, इकोसिस्टम चलता है उनके आसपास में। कम्युनिटीज़ जिनके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई आप इस तरीके से एजिटेशन ना करो तो ठीक रहेगा। जितने भी इंटरेस्ट, जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उन इंडिविजुअल्स को हमें एक तरीके से पार्टिसिपेशन में लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप पॉलिटिकली ड्रिवन वे के अंदर, या लोगों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं वो विरोध करने के लिए सड़कों पे ना उतरें, बजाय कि खुद वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। इंडस्ट्रीज भी इन्फॉर्म्ड रहेंगी और सिटीजन्स भी इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो ये क्लैश खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट का जो एक माहौल बना हुआ है वो कम होगा। तो हमें ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जो भी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए और ट्रस्ट को प्रॉपर बनाया जाए, और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के साथ में ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि मैत्री सिस्टम है केरला का। तो ये पेंडेमिक है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये गुड चांस है नया नॉर्मल, नया सिस्टम बनाने का, जिसमें कि हम कॉमन कॉज और कॉमन गोल्स को अलाइन कर सकते हैं, जो कि मिस नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरीके से भारत आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है। तो इस तरीके से आज के आर्टिकल अपन यहीं खत्म होते हैं। थैंक यू।